हाँ जी। सर्किट, बेसिक सर्किट हमने पढ़े, समझ में आए सबको? ठीक है। अरे बातें नहीं, चलो देखो आगे। नेक्स्ट चीज। अभी बता रहा हूँ। दो वायर हमारे पास है, एक का रेजिस्टिविटी है रो वन, दूसरे की रेजिस्टिविटी है रो टू, दोनों की लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। दोनों को हमने दो तरीके से ज्वाइन कर रखा है, एक ये तरीका, एक ये तरीका। दोनों के केस में इनकी कंपोजिट यानी इनकी कंबाइंड रेजिस्टिविटी क्या लिखेंगे? कंपोजिट रेजिस्टिविटी मतलब इनको पूरे को एक वायर मान ले तो वो रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए? फटाफट 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 सोच के जवाब दो। ये पहला केस है, ये सेकंड केस है। कंपोजिट रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए ये बताओ फटाफट। रेजिस्टिविटी में एल और ए तो आना ही नहीं चाहिए। सोचने से पहले ये बात तो सोच कि रेजिस्टिविटी पूछ रहा हूं तो फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अगर मटेरियल सेम होता तो बेटा रो वन और रो टू क्यों लिखता मैं? तो जो तुम सवाल पूछते हो उससे पहले थोड़ा सोचा भी करो कुछ। ठीक है। जब रो वन और रो टू लिखा हुआ है इसका मतलब मटेरियल अलग अलग है, तभी तो रेजिस्टिविटी अलग अलग है। अगर मटेरियल सेम होता तो कंपोजिट भी रो ही होती। ठीक है। क्या तरीका होगा? सोचो क्या तरीका होगा। हाँ, 10th में भी था। जिसने 10th में ठीक से पढ़ा होगा उसको 10th में भी पढ़ाया होगा। जो चीज नहीं आती वो कट गई थी। और अब तो पर्टिकुलरली आना चाहिए, रेजिस्टेंस के बारे में इतनी चीजें पढ़ ली, अब भी नहीं समझ पा रहे कि कंपोजिट रेजिस्टिविटी कैसे निकालें। कंपोजिट का मतलब इसको अगर एक मान ले तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए? पहले केस में क्या रो वन प्लस रो टू, दूसरे में दोनों ही जवाब गलत। रो वन रो टू अपॉन,
नहीं होना चाहिए। तो खुद सोच, रो वन प्लस रो टू तो डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गया। ऊपर रो की एक डायमेंशन है, नीचे तुमने डबल डायमेंशन लिख दी, यानी रो इनवर्स तो तेरी यूनिट आ गई। रेजिस्टिविटी रो इनवर्स थोड़ी हो सकती है। ट्वाइस ऑफ रो वन प्लस, गलत। पहले वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका क्या होगा दूसरे वायर का? क्लियर बेटा? अब इनको मैंने ऐसे जोड़ दिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? आर विल बी इक्वल टू, पैरेलल जोड़ा है तो क्या होगा? अरे क्लियर क्या? केस फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, ओके। आर वन की जगह क्या लिख सकता हूं? किसकी जगह क्या लिख सकता हूं? नीचे एल बाई ए कॉमन ले लूं, रो वन प्लस रो टू। अरे क्लियर क्या? क्या चीज कैंसिल हो गई? क्या बच गया? रो वन रो टू अपॉन रो वन प्लस रो टू एल बाई ए, ओके। अब इस आर को अगर हम सिंगल वायर मान लें, ठीक है, ये हमने कहा कि ये जो हमारा वायर है ये सिंगल वायर हो गया, ओके। ये हमारा एक सिंगल वायर हो गया। लेंथ कितनी है इसकी? एरिया कितना है इसका? कितना है? इसकी रेजिस्टिविटी अगर मैं रो मान लूं तो इसका रेजिस्टेंस लिखा जाना चाहिए रो एल बाई टू ए, लिखा जाना चाहिए इक्वल टू किसके? रो वन अपॉन रो वन प्लस रो टू और एल बाई ए। एल बाई ए से एल बाई ए में रो की वैल्यू क्या आ गई बोल? टू रो वन रो टू अपॉन, आ गई बात समझ में? एक मैंने कर दिया, अब दूसरा अपने आप करके दिखाओ। हो गया? ये 20 है, इन पे एक काम करें, इन पे एक्चुअली नंबर डाल के देखें। नंबर डाल के इसमें दे दे, ऐसे ऊपर वाली क्लास में करना है। इन तीन का से दे दो नंबर। अच्छा, और मुझको दे दो। सही है, आ गई बात समझ में? देख इस केस में हमने सेकंड केस सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड केस में हमने कहा रेजिस्टेंस आर बराबर होगा किसके? आर वन प्लस आर टू। अरे क्लियर? इसको लिख देंगे, देख अगर इसको सिंगल वायर माने तो लेंथ अब की बार कितनी हो गई? 12, और एरिया कितना रहा? ए। यानी इस रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं रो 2l बाई ए, ओके। इसको लिखेंगे रो वन एल बाई ए, इसको लिखेंगे रो टू एल बाई ए। एल बाई ए सब जगह से कट जाएगा, रो की वैल्यू आ जाएगी रो वन प्लस रो टू बाई टू, ओके। अब ये दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख लेना, जो है एमसीक्यू में आएगा, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में इनको याद भी रखना, ओके। तरीका आना चाहिए, अगर डिस्क्रिप्टिव आता है तो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो सिर्फ टिक करना होगा, तो अगर आंसर ध्यान होगा तो मेहनत नहीं लगेगी, ओके। और ऐसे सवाल 11th क्लास में हमने कंपोजिट थर्मल कंडक्टिविटी के लिए बहुत बार किए थे। शब्दों को पकड़ना चाहिए, चीजों को रिलेट करना आना चाहिए। कंपोजिट थर्मल कंडक्टिविटी निकाली थी हमने, निकाली थी कि नहीं? तो वहां पर भी तो कंपोजिट निकालते थे, पूरी रॉड को एक मान के, ठीक, ओके ना। और ये की है रिजल्ट, अगर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसकी K2 है, तो कंपोजिट थर्मल कंडक्टिविटी 2K1 K2 अपॉन K1। तो जिसने 11th ढंग से पढ़ी होती ना, अगर जो है बढ़िया से 11th पढ़ी होती, उसको इसको दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, वो सीधे बोलता 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 और K1, है ना, लिख पाई थी, ठीक है। नहीं अब इस संडे को नहीं, अब छुट्टियां।
ठीक है, केमिस्ट्री का रख लेंगे हम, वो सर से बात करना आप केमिस्ट्री की, ये ना। आज छुट्टी है करके, जिसको केमिस्ट्री क्लास अटेंड करनी है, नहीं तो रिकॉर्डिंग होती है, पढ़ लेना। अब तो केमिस्ट्री की चलेगी तो चलेगी, कल तो क्लास लगेगी, कल कोई छुट्टी नहीं है, परसों कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है। 28 के बाद सिर्फ केमिस्ट्री क्लास होगी, बाकी छुट्टी है। 12 तारीख, मैथ्स की भी नहीं। नहीं, लिख लिया। अरे आ गई बात समझ में, लिख लिया। हो गया, ठीक है। पीछे बढ़ते जाओ, पीछे। सबका आ गया, अभी नहीं भरना, अभी रखो अपने पास, मैं बताता हूँ क्या करना है। पेरेंट्स क्लास में आते हैं। आज अभी जाने से पहले मुझे भर के देके जाना है, ठीक है, और मुझे ही सबमिट करना है और किसी को नहीं। ओके, क्लियर। जो तेरे समझ में आया वो भरना है। पढ़ क्या है लिखा हुआ, फीडबैक फॉर्म लिखा हुआ ना, ठीक है, हर सब्जेक्ट के हिसाब से बेसिकली वो भरना है। ओके, जो लिखा हुआ वो भरना है। ओके, क्लियर। समझ लो इसमें बेसिकली कैसे भरना है। देखो इधर ध्यान से, जो आपके मल्टीपल सब्जेक्ट है, नेम और टीचर में छोटा छोटा करके लिखना है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको बेसिकली ये चीज लिखनी है, ठीक है। तो इसमें आपको ऑब्लिक ऑब्लिक करके लिखना है, ठीक है बेटा। ओके, क्लियर। पीसीएम का देना है सिर्फ, ठीक है, पीसीएम या पीसीबी, ठीक है। हाँ जी, इधर देखो ध्यान से, ये समझ में आ गया। अब देख नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पावर। ध्यान से सुनना, क्या चीज होती है इलेक्ट्रिक पावर। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अक्सर इस पर सवाल पूछ लिए जाते हैं। मान लिया हमारे पास यहाँ एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है आर, और इसको हमने कनेक्ट कर रखा है किसी एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है वी। क्या हो रहा होगा बेटा, सर्किट के अंदर करंट होगी। क्या होगी, करंट बोल। सर्किट के अंदर करंट इन सर्किट, सर्किट इज इक्वल टू कितना बेटा, आई विल बी इक्वल टू वी बाई आर। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। करंट का मतलब क्या है बेटा, चार्ज, ठीक है। तो अगर आई करंट, इफ आई करंट फ्लोज फॉर टी टाइम, फ्लोज फॉर टी टाइम, तो चार्ज फ्लो इन सर्किट क्या होना चाहिए बोल, इन सर्किट बोल क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ। Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। अरे क्लियर,
अब देख इधर ध्यान से, जो हमारे चार्ज का फ्लो हम मानते हैं वो मानते हैं भाई हाई पोटेंशियल से कहां गया बेटा, लो पोटेंशियल। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन चलते हैं उल्टे, लेकिन हम मानते हैं पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से किधर गया, लो पोटेंशियल। तो यहां से यहां गया तो अपने आप गया होगा, कोई एनर्जी इसने खर्च नहीं की होगी, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाने में कोई एनर्जी खर्च नहीं। लेकिन अगर ये चार्ज पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है तो बैटरी के अंदर ये कहां से कहां जा रहा है बेटा, माइनस से प्लस जा रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है बेटा, माइनस से प्लस, तभी सर्किट कंप्लीट हो सकता है। भाई यहां से यहां तक चार्ज गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाई पोटेंशियल से किस पर जा रहा है, लो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसको कोई अतिरिक्त काम करने की, कोई अलग से एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमें बैटरी में चार्ज का फ्लो किधर से किधर दिखाई दे रहा है बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो वर्क डन होना चाहिए। तो ये वर्क डन कौन करेगा, बैटरी करेगी। कौन करेगी, बैटरी। बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन से हीट जनरेट होती है और उस हीट के कारण ये चार्ज यहां से यहां पहुंचता है। कौन दे रहा है एनर्जी इसको, बैटरी। अब मैंने देर से पूछा कितना वर्क हुआ, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ बेटा, क्यू। क्या होता है वर्क डन, हमेशा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। बोल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहां से यहां तक, v। कितना है, v। तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होना चाहिए, बोल। बिल्कुल सही, वर्क डन बाय बाय बैटरी, W इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, क्यू वी होना चाहिए। क्या क्यू की वैल्यू क्या है, आई टी। ठीक है, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, वी आई टी, बोल लिख सकता हूं क्या। अरे क्लियर क्या। अब ये जो वर्क डन है, ये जो एनर्जी है, अगर एनर्जी कंजर्व है तो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, कहाँ रिफ्लेक्ट होती है, हीटिंग की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बेटा, दिस एनर्जी विल रिफ्लेक्ट इन फॉर्म ऑफ हीट। किसमें, हीट, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस वायर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसमें कितनी हीट जनरेट हो जाएगी बेटा, बोल, जितना बैटरी ने वर्क किया है। ठीक है बेटा, हाँ बिल्कुल टेंथ था, बहुत सारी चीजें टेंथ में। ठीक है, देख इधर ध्यान से, दिस वर्क डन will reflect in form of हीटिंग। अरे बात नहीं, इधर सुन ले ध्यान से, टेंथ में था, कितना आता है ये भी पता है। ठीक है, क्या होगी बोल, हीटिंग, H इज इक्वल टू कितना बेटा, वी आई टी। क्या ये बात समझ में आ गई, अरे हाँ ना बोल, क्लियर। अब देख इधर ध्यान से, वी आई टी को हम दो और तरीके से लिख सकते हैं। क्या वी को हम जो है आई आर लिख सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, आई स्क्वायर आर टी भी लिखा जा सकता है। क्या आई को हम वी बाई आर लिख सकते हैं, तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी लिख सकते हैं बेटा। तो ये तीन तरीके हैं जिनसे हमने कहा वायर के अंदर, अगर किसी वायर के अंदर आई करंट टी टाइम तक फ्लो हो तो जो हीट जनरेट होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, वी आई टी लिख लो, आई स्क्वायर आर टी लिख ले, या वी स्क्वायर आर इंटू टी लिख ले। ओके, यहां तक क्लियर। अब सोच देख, यूनिट टाइम में जो हीट जनरेट हो रही है, यूनिट टाइम में जो एनर्जी स्पेंड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पावर। क्या कहते हैं बेटा, पावर। आ गई बात समझ में। तो अगर मैं इसको पावर की फॉर्म में लिखूं, इलेक्ट्रिकल पावर की फॉर्म में, तो टी को क्या कर देना चाहिए, वन। क्या कर देना चाहिए, वन। यही होगा। तो बोल पावर क्या होगी, बोल, पावर इन सर्किट, P विल बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, H बाई टी होना चाहिए। होना चाहिए क्या, तो बोल तीन फॉर्मूले पावर के क्या बन जाएंगे, या तो वी आई लिख ले, या क्या लिख ले बेटा, आई स्क्वायर आर, या क्या लिख ले बेटा, वी स्क्वायर अपॉन। इसकी यूनिट जूल रहेगी, इसकी यूनिट अब क्या बन जाएगी, वॉट बन जाएगी। जूल अपॉन सेकंड को हम क्या कहते हैं बेटा, वॉट कहते हैं। क्या यहां तक किसी को कोई कष्ट, चल लिख ले फटाफट जल्दी से।
लिख लिया? समझ में आ गया? पावर इन सीरीज एंड पैरेलल। पावर इन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। मान ले हमारे पास एक कोई सीरीज सर्किट है, क्या होंगे? रेजिस्टेंस ऐसे लगे हुए होंगे, अरे यही लगे हुए होंगे बोल। ये हमारी बैटरी 20 वोल्ट की, मान लिया ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, बैटरी कितने की है? 20 वोल्ट की बैटरी करंट दे रही है I। क्या दोनों के अंदर आई करंट जाएगी? अरे बोल, अरे सीरीज में करंट सेम होती है ना, तो इसमें कितनी करंट आई, इसमें भी कितनी करंट आई, इसके अंदर कितनी पावर बोल? P1 विल बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा? I स्क्वायर R1, यही होना चाहिए। P2 कितना होना चाहिए बेटा? I स्क्वायर R2। क्लियर बेटा? टोटल पावर इन सर्किट क्या होनी चाहिए? दोनों को जोड़ दूं। टोटल पावर इन सर्किट, टोटल पावर इन सर्किट P विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2। ओके, क्या बन जाएगा बोल फटाफट? I स्क्वायर कॉमन R1 प्लस R2। क्या ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है? तो क्या हो जाएगा बोल? P विल बी इक्वल टू कितना बेटा? I स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट, यही होगा। यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसमें जो पावर वेस्टेड हो रही है वही सर्किट के अंदर टोटल पावर होगी। क्लियर बेटा? अरे क्लियर? ये हमारा हुआ क्या? सीरीज सर्किट। V दोनों में सेम नहीं होगा, पहले V1 निकालेगा, V1 को रिप्लेस करेगा, वही आएगा। तो जो चीज कॉमन है उससे कर, हमेशा आसान पड़ेगा। पैरेलल सर्किट को हमने इसी तरीके से अप्रोच किया। मान लिया ये दो हमारे पास रेजिस्टेंस वायर हैं, इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। अब देख, करंट डिवाइड हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। रहेगा क्या? इस पे भी पोटेंशियल कितना होगा? V, और इस पर भी पोटेंशियल कितना होगा बेटा? V। क्लियर बेटा? पावर P1 को अगर मैं पोटेंशियल की फॉर्म में लिखूं तो लिख सकता हूं V स्क्वायर अपॉन R1, लिख सकता हूं क्या? ऐसे ही P2 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? V स्क्वायर अपॉन R2। टोटल पावर P बराबर हो जाएगी किसके बेटा? P1 प्लस P2, यानी V स्क्वायर और 1/R1 प्लस 1/R2। क्या ये 1/R के बराबर है? आर इक्विवेलेंट के बराबर है क्या? 1/R इक्विवेलेंट। तो इसको क्या लिख सकते हैं? P फिर से हमारे पास आ गया V स्क्वायर अपॉन क्या बेटा? R इक्विवेलेंट। तो कहने की बात यह है कि अगर आपके पास कोई कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर है और उसमें पावर निकाल रहे हो, तो आप बेसिकली उसके इक्विवेलेंट सर्किट में पावर निकाल लो। ओके, क्या ये चीज क्लियर? हेलो, है? हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, ये श्री गोपाल नगर में पड़ेगा, पर वो आपको आना पड़ेगा वो 2 बजे के आसपास, 2 बजे बाद। अभी मैं घर पे नहीं हूँ। हाँ, मैंने 2 से 3 ही दे रखा था ना टाइम, तो 2 से 3, 3 से 4, मतलब 2 बजे बाद कभी भी। हेलो, लिख लिया? नहीं बेटा, 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। पैरेलल में इनवर्स का जोड़ इनवर्स के बराबर होता है। हाँ जी, लिख लिया?
आगे देख, पहले एक छोटा सा सवाल, फिर आगे। एक बैटरी से जोड़ा हुआ है सर्किट, और हमसे कहा कि अगर 3 ओम के रेजिस्टेंस में 10 वाट पावर कंज्यूम हो रही है तो बैटरी की वोल्टेज क्या है। अंदाजे लगाने से कुछ नहीं होता जीवन में। हुआ क्या? क्या तरीका होगा, तरीका सोचो पहले। 10√3 और ये सब बोल रहे हो, क्या क्या किया, कैसे निकाला? क्योंकि ओरल तो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते इसको, अगर आप ओरल कैलकुलेट करने की सोच रहे हो तो इम्पॉसिबल। क्या होना चाहिए? क्या निकाला पहले? आर इक्विवेलेंट निकाला। कितना आया आर इक्विवेलेंट? चलो ये बात बिल्कुल सही की, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, वो 4 ओम आया। इससे क्या पता लगा हमको? ओवरऑल पी से हमें कोई फायदा होने वाला नहीं होने वाला। क्या निकाल सकते हैं इससे हम? कैसे निकाल सकते हो? इससे आपको करंट पता लग जाएगी, सर्किट बैटरी कितनी करंट दे रही है पता लग गई क्या? बैटरी करंट अगर आई दे रही है तो आई तेरे हिसाब से होना चाहिए V/4 होना चाहिए। अब V/4 है, इसका ड्रॉप पता कर ले, बोल कितना होना चाहिए इसका ड्रॉप? आई इंटू आर होता है। अरे आई इंटू आर होता है, ठीक है, क्या होगा बोल?
कितना होगा, इस पर ड्रॉप होना चाहिए कितना बोल, V1 अगर लिखूं इसका ड्रॉप तो क्या होना चाहिए, V/4 इंटू 2, यानी कितना आ गया, ये होगा IR ही होता है, आई ये रही, आर ये रहा, V/2 का ड्रॉप इस पर हो गया। टोटल पोटेंशियल अपने पास कितना था, V, यानी यहां पर V/2 और यहां पर भी कितना, V/2। ओके, अब इसकी पावर अगर मैं लिखूं तो बोल, पावर इन 3 ओम रेजिस्टर क्या होनी चाहिए बोल, V²/R, यही होना चाहिए। ये कितना दे रखा है तेरे को, दे रखा है, ठीक है, 10 वोल्ट दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 वोल्ट, ठीक है, तो ये दे रखा है तेरे को 10 वोल्ट। ओके, हाँ वॉट में ही आती है पावर। ये V² बन गया, ये आर, आर कितना रखेगा इसका, ठीक, यही होगी इसकी पावर, इजिकल टू किसके बराबर होनी चाहिए, V का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, V²/4, आर से डिवाइड करोगे, आर कितना है, ओके, यानी कहने की बात है V² आपके पास किसके बराबर आ गया बोल, कितने के, ये, यानी V इजिकल टू कितना आ गया बोल फटाफट, √120, और √120 को हम क्या लिख सकते हैं, 10√12, 2√30, ठीक है, क्या लिख सकते हो, 2√30, ठीक है, ठीक है, क्या आ गया बोल, अरे इसको सीधी सी बात है, इसको क्या लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आ गई क्या बात समझ में, लिख लिया, कोई भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमारे पास है, चाहे ये पंखा हो, चाहे प्रेस हो घर में, गीजर हो, ठीक है, टोस्टर हो, कोई भी चीज हो जो कि बिजली से चलती है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कहते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल, एक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ओके, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं उनकी एक रेटिंग होती है, और वो रेटिंग क्या होती है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है बेटा। जैसे सबसे टिपिकल जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम जानते हैं वो है बल्ब, क्या बेटा, बल्ब। बल्ब जब हम बाजार से खरीद के लेके आते हैं तो हम सबसे पहले क्या बताते हैं, भाई एक बल्ब देना, कैसा देना, 10 वाट का, 20 वाट का, 40 वाट का, 50 वाट का, 100 वाट का, यही कहते हैं। एलईडी बाजार से खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं भाई 8 वाट की एलईडी चाहिए, 12 वाट की एलईडी चाहिए, ठीक है, ओके। देख इधर ध्यान से, कोई भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है उसकी रेटिंग में दो चीज बताई जाती है, पावर, और दूसरी बताई जाती है उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज, ओके बेटा। जैसे बाजार से हम बल्ब लाते हैं तो बल्ब 100 वाट का बल्ब लाए तो उसकी रेटिंग होती है 100 वाट, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट क्यों, क्योंकि हमारे घरों में सप्लाई 220 वोल्ट होती है, इसलिए हम दूसरा पैरामीटर बोलते नहीं, ठीक है, ओके, क्लियर। तो जो हमारा बल्ब है उसकी रेटिंग में जनरली दो चीजें बताई जाती हैं, क्या बेटा, 100 वाट, 220 वोल्ट। जैसे किसी भी चीज पर तू देखेगा तो जो रेटिंग लिखी हुई होती है वो ऐसे ही लिखी होती है, जैसे इसके ऊपर तू देखेगा तो लिखा होगा इतने वोल्ट और इतने एम्पियर या इतने वॉट का, ठीक है। जैसे ये जो है मान ले 60 वाट का चार्जर है तो 60 वाट
और वोल्टेज लिखी होगी, इतने वोल्टेज पर ऑपरेट होता है। तो जनरली हमारे घर में क्योंकि 220 वोल्ट आती है, तो हमारे सारे इक्विपमेंट कितने के बने होते हैं बेटा? 220 वोल्ट के होते हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ 220 वोल्ट से नीचे पे भी काम करते हैं और कुछ 220 वोल्ट से ज्यादा पर भी काम करते हैं। इसेंशियली तेरे पास दो चीजें होंगी, क्या बेटा? और ओके, क्लियर, आ गई बात समझ में? अब देख ध्यान से सुनना, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो हमारे लिए, चाहे पंखा हो, चाहे बल्ब हो, चाहे प्रेस हो, चाहे गीजर हो, हमारे लिए वो बेसिकली एक रेजिस्टेंस है। क्या है बेटा? विच इज कंज्यूमिंग दी पावर। और पावर कंज्यूम के हमने फॉर्मूले लिख रखे हैं, क्या क्या बेटा? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर आर या वी आई। ध्यान है ये चीज? तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है बेटा? 220। मैं इसको इससे ज्यादा अगर वोल्टेज दूंगा तो ये कैन बी डैमेज, ये क्या हो सकता है? खराब हो सकता है। कम वोल्टेज दूंगा, खराब नहीं होगा, लेकिन अपनी डिजायर्ड पावर पर नहीं चलेगा। किस पर नहीं चलेगा? पावर क्या है इसकी? 100 वॉट। 100 वॉट का मतलब क्या है? अगर इसको एक बल्ब मान ले, तो ये बल्ब 100 जूल पर सेकंड मुझको एनर्जी दे रहा है। वॉट का मतलब क्या होता है? जूल अपॉन सेकंड। यानी ये बल्ब मेरे को कितनी एनर्जी दे रहा है? 100 जूल पर सेकंड। लेकिन ये तब देगा जब इसको वोल्टेज कितनी मिल रही हो? 220 से ज्यादा मिलेगी, भड़ाका उड़ने की संभावना होगी। ठीक है, ओके। क्या होगी? मे बी ये क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है, फ्यूज हो सकता है। ओके। अगर उससे कम मिलेगी तो एफिशिएंसी नहीं, ये इतनी पावर नहीं देगा, पावर क्या देगा? कम। अब ये जो बल्ब है, इस बल्ब की एक ही चीज फिक्स रहेगी, वो है इसका रेजिस्टेंस। क्या रहेगा बेटा? रेजिस्टेंस। बोल इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? देख इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालूं? इसकी जो पावर है वो बराबर होनी चाहिए किसके बेटा? वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर? यानी इसका रेजिस्टेंस तेरा कितना होना चाहिए बेटा? वी स्क्वायर बाई पी। क्या होना चाहिए? वी स्क्वायर बाई। ओके, ये इसका जो है रेजिस्टेंस है विच इज फिक्स्ड। अब अगर मैं इससे कम वोल्टेज इसको दूंगा, तो मैं कहूंगा इसकी जो पावर प्रोड्यूस हो रही होगी वो क्या होगी बेटा? पी। जो हमारे पास आ रही होगी वो क्या होगी? जिस वोल्टेज पर आपने इसको ऑपरेट किया है, अपॉन क्या आ जाना चाहिए? रेजिस्टेंस आ जाना चाहिए। यही होना चाहिए। क्लियर? तो एक सवाल से इसको समझते हैं, देख इधर ध्यान से। मान ले मेरे पास एक बल्ब है, उस बल्ब की रेटिंग हमको दे रखी है 200 वोल्ट, और पावर हमको दे रखी है 100 वॉट। फिर हमने कहा इफ सप्लाई इज, सप्लाई हमारे घर में मान ले किसी दिन 100 वोल्ट की आ रही है, देन फाइंड पावर ऑफ बल्ब। तो बल्ब कितनी चमक दे रहा होगा, कितनी ब्राइटनेस दे रहा होगा, कितनी वोल्टेज दे रहा होगा? क्या निकालोगे आप? रेटिंग से सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे। ठीक है, बोल रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब कैसे निकालेंगे? बोल वी स्क्वायर बाई आर। ये वी कौन सी है इसकी बेटा? ऑपरेटिंग वोल्टेज। कितनी है बेटा? 200। 200 का स्क्वायर कर दोगे तो 200 इंटू 200 अपॉन, ठीक है, क्या है बेटा? पावर कितनी है बेटा? ये पी है। पी कितनी है बेटा? 100। कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस? बोल 400 ओम। आ गया बेटा? अब वोल्टेज तो बदल सकती है इसकी, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं बदलेगी। वोल्टेज बदल के कितनी हो गई? 100। कितनी हो गई? 100। 100 वोल्ट पर इसकी पावर क्या बनेगी? बोल पावर व्हेन वोल्टेज इज 100। पावर व्हेन वोल्टेज इज 100 वोल्ट। बोल क्या होनी चाहिए? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, यानी 100 इंटू 100 अपॉन आर। कितना आ गया बेटा? 400। ये कटा, यानी कितना आ गया? 25। तो बल्ब की रोशनी एक चौथाई आ रही होगी। क्या आ रही होगी? 25 वॉट के बल्ब के जैसा चल। वोल्टेज डिप होते ही बल्ब की रोशनी क्या हो जाती है? मर जाती है। ओके, आ गई बात समझ में? अरे हाँ ना बोल। समझ में आया? रेटिंग से हमारे को एक चीज पता लगती है, वो क्या है? रेजिस्टेंस विच इज फिक्स्ड। ठीक है, वोल्टेज अप्लाइड कैन बी चेंज, ठीक है, बट रेटिंग वोल्टेज इज फिक्स। इस रेटिंग वोल्टेज पर उसका इतना पावर है, तो उससे एक चीज पता लगती है कि उसका रेजिस्टेंस क्या है। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? अरे हाँ ना बोल।
और चाहे बल्ब के अलावा कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो, हमारे लिए वो एक रेजिस्टेंस के जैसे ही है। उसकी चाहे जैसे हम गीजर कहते हैं, तो गीजर भी इसी तरीके का होता है, इतने वॉट का गीजर है। या प्रेस होती है घर में, तो 1500 वॉट की प्रेस है, ठीक है, और ऑपरेटिंग वोल्टेज 220 वोल्ट है। लिख लिया क्या? आर निकला तेरा ऑपरेटिंग वोल्टेज से, और इससे ये तेरी पावर है, ये तेरी ऑपरेटिंग वोल्टेज है। तो आर बराबर होना चाहिए वी स्क्वायर बाई पी के। ओके बेटा। और ये एक आर ही एक ऐसी चीज है जो फिक्स है तेरी, ठीक है। वोल्टेज बदल सकती है, उसके साथ पावर बदल सकती है, लेकिन रेटिंग वोल्टेज के हिसाब से जो रेजिस्टेंस है, बल्ब का रेजिस्टेंस वही रहना चाहिए। ओके ओके। अरे ओके ओके। चल इधर देख ध्यान से, अगला सवाल। सवाल नंबर 2। ये दो बल्ब हैं, टिक 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 टिक, और ये भी एक टिक 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 है। दोनों को हमने कैसे जोड़ दिया? इसकी रेटिंग है 200 वोल्ट, 50 वॉट। इसकी रेटिंग है 200 वोल्ट, 100 वॉट। और जो हमने यहाँ लगा रखी है, वो लगा रखी है 400 वोल्ट वोल्टेज। बता दोनों बल्ब, बल्ब 1 और बल्ब 2 कितनी पावर दे रहे होंगे? पावर ऑफ बल्ब 1 एंड बल्ब 2। कैलकुलेट दी पावर ऑफ बल्ब 1 एंड बल्ब 2। बल्ब कम लग रहे हैं, ये बेसिकली पेड़ ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है ना। अबे दोनों 200 वाट पे चलेंगे। 200 वाट तो रेटिंग नहीं है, रेटिंग से ज्यादा चलेगा तो भड़ाका उड़ेगा। दोनों का नहीं, P1 और P2 अलग अलग बता, नहीं कितनी कितनी रोशनी है। 200 रेटिंग वोल्टेज नहीं है, तो उसका तो भड़ाका उड़ जाएगा। सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाले। बोल इसका रेजिस्टेंस कितना आया? कितना आया? R1 होगा कितना बेटा? इसकी पावर कितनी है? 50, ऊपर इसकी वोल्टेज का स्क्वायर, यानी 200। कितना आ गया? 800। कितना आ गया? 800 ओम। इसकी पावर बोल। R2 विल बी इक्वल टू कितना? 200 इंटू 200 बटा 100, यानी कितना? 400। ओके क्लियर। सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस 1200, ठीक है। यानी बैटरी की करंट
आर इक्विवेलेंट कितना बन गया, R1 प्लस R2, यानी कितना आया था 800 प्लस 400 यानी कितना 1200 ओम। ओके क्लियर। अब बोल आई कितना आ गया, अप्लाइड वोल्टेज 400 डिवाइडेड बाई 1200 यानी 1/3 एम्पियर। ओके क्या, सर्किट में करंट कितनी गई 1/3 एम्पियर। अब इसकी पावर निकाली P1, P1 बराबर होनी चाहिए किसके बेटा, I²R1, यही होनी चाहिए। I² कितना है बेटा 1/9 और R1 कितना है बेटा 800, कितना आया बोल जल्दी से बता। 800/9, ये तो मेरे को ही पता था, ठीक है। ओके ठीक, यानी कुल मिलाकर 100 वाट से कम आ रहा है, आ रहा है। अरे क्लियर क्लियर, अरे ना क्या 50 से कम आ रहा है क्या, ठीक है। चल P2 निकाल, P2 क्या होगा कितना, हाँ कितना, यानी कितना, देख इसको रफली रफली कैलकुलेट कर तो ये कितना आएगा 9 8 जा 72, 88 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। ओके यानी 88.8 आएगा, है ना। ये कितना आएगा 44.4 मान लेते हैं, ठीक है। ओके अब देख इधर ध्यान से, सवाल ये जो था थोड़ा सा लिखने में मैं मानता हूं कि मेरे से एक और चीज हुई, इसमें पूछा क्या जाना चाहिए था, बता इनमें से क्या कोई बल्ब फ्यूज हो जाएगा क्या, कौन सा 50 वाट, क्यों, क्योंकि वो कितनी पावर देने की कोशिश कर रहा है 88, जबकि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 50। इसका जो फिलामेंट है वो सेफ है सिर्फ किसके लिए 50 वॉट के लिए, एंड पावर ये कितनी डिलीवर करने की कोशिश कर रहा है 58। तो ये जो बल्ब है इट इज अनसेफ, इट मे बी फ्यूज, समझ गया, ठीक है। इसकी अगर तू वोल्टेज निकाले तो वोल्टेज इस पर क्या आ रही है, देख इधर ध्यान से, अगर V1 निकाले तो V1 कितनी होगी बेटा I1 इंटू आर, आई इंटू आर, ये होनी चाहिए, यानी V1 कितनी हो जाएगी बोल 1/3, और ये कितनी है 800, यही है। क्या ये इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज से ज्यादा आ रही है, हाँ ठीक है, यानी ये बल्ब जो है वो क्या हो सकता है बेटा फ्यूज हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा मे बी फ्यूज, ऐसा नहीं है हो ही हो हमको, ठीक है। ओके क्यों फ्यूज हो सकता है, क्योंकि इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज इसको मिल रही है। दूसरे बल्ब को कोई कष्ट नहीं है, 100 वाट का जलना चाहिए था, जल कितने का रहा है 44 वाट का, वोल्टेज उसकी जो है वो क्या है ऑपरेटिंग वोल्टेज से कम आ रही। कम वोल्टेज पे किसी अप्लायंस को नुकसान नहीं होता, ज्यादा वोल्टेज पर क्या होता है एस्टेसी हो जाता है। ओके क्लियर, कम खाने से कोई नहीं मरता, ज्यादा खाने से मर जाता है, ठीक है। ओके कम खाने से माल न्यूट्रिशन हो जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके चलता रहता है पर चलता रहता है, और ज्यादा खाते तो ठीक है। अरे समझ गए, आ गई बात समझ में। तो ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता था कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा, तो कैसे निकालेगा, जिसको डिजायर्ड वोल्टेज से ज्यादा मिल रही हो, जिसको ऑपरेटिंग वोल्टेज से ज्यादा मिले वो बल्ब क्या हो जाएगा फ्यूज हो जाएगा। ओके क्लियर यहां तक, अरे आना बोल, चल अब अगली चीज समझ। हाँ पहले यही समझ चल, सीरीज वर्सेस पैरेलल, ठीक है। देख मान ले हमारे पास ये दो बल्ब है, इस बल्ब की रेटिंग है 200 वोल्ट 100 वाट, और इस बल्ब की रेटिंग है 200 वोल्ट और 50 वाट, वही वाली ले लेते हैं ताकि,
और हमने वोल्टेज इसमें लगा रखी है कितनी बेटा, 200 वोल्ट। ओके, मुझे सिंपल सी बात बता दे कि इसको कितना पोटेंशियल मिल रहा होगा, इसको कितना पोटेंशियल मिल रहा होगा। पहले रेजिस्टेंस निकाल लें। बोल रेजिस्टेंस क्या होगा, हमने पहले ही निकाल रखा है। R1 कितना आ जाता है बेटा, 400 ओम। ये कितना आ जाता है, R2 इक्वल टू 800। ओके, यानी सर्किट की करंट कितनी आ जाती है, बोल करंट फ्रॉम दी बैटरी कितनी हो जाएगी, बोल 200 अपॉन कितना बेटा, 1200, यानी कितना आ गया बेटा, 1/6। यही आया, क्लियर, ठीक है। चल, अब 1/6 एम्पियर की अगर करंट है तो V1 कितना होगा, पोटेंशियल ऑन वन बोल कितना होगा, IR1, यानी कितना होगा बोल, 1/6 इंटू 400, यही होगा, यानी कितना बेटा, 200/3। और इसको अगर हम सॉल्व करें 200/6 को, 66 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, कितना, 66.66, ठीक है। ओके, क्या इसको डिजायर्ड वोल्टेज मिल रही है क्या, अरे मिल रही है क्या, 200 वोल्ट की। तो क्या ये 100 वाट पावर दे रहा होगा क्या, नहीं। तो पावर इसकी क्या हो जाएगी बेटा, पावर विल नॉट बी 100 वाट, पावर विल नॉट बी 100 वाट। क्लियर बेटा। अब दूसरे वाले पर आ जाते हैं। दूसरे वाले के लिए बोल V2 क्या होगा बेटा, IR2, 1/6 इंटू 800 क्या आ जाएगा बोल, 400/3, यानी कितना आ जाएगा बेटा, कितना बेटा, 133। ओके, अरे क्लियर, ऐसे भी निकाल सकते थे, 200 में से ये घटा दे वही दूसरे की होगी। ओके, क्या इसकी भी पावर जो है वो नहीं होगी 50 वाट, नहीं, क्योंकि अरे इसको अप्लाइड वोल्टेज से कम मिल रही है, ठीक है, तो कम ही पे जलेगा। क्लियर, 200 पे 50 देता, 166 पे 50। क्या हुआ देख, हमने दोनों बल्ब की रेटिंग 200 वोल्ट थी, हमारे घर की सप्लाई भी 200 वोल्ट है, लेकिन हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो हमने देखा कोई भी इक्विपमेंट हमारा सही पावर प्रोड्यूस नहीं कर रहा। ठीक है, तो बोल क्या ऐसा कनेक्शन हमारे को स्वीकार है क्या, नहीं। ठीक है, ओके। दूसरी चीज, मान ले ये बल्ब फ्यूज हो गया, यहां पर ये कनेक्शन ब्रेक हो गया, क्या सर्किट में आगे करंट जाएगी क्या बेटा, जैसे ही ये बल्ब फ्यूज हुआ, ये तार टूट गया, आगे सर्किट में करंट जानी बंद हो गई। तो सीरीज कॉम्बिनेशन कभी भी घर में यूज नहीं किया। क्यों नहीं यूज किया जाता, पहली चीज तो हमने क्या देखा कि वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, तो डिजायर्ड वोल्टेज नहीं मिलती। ठीक है, सबको कितनी चाहिए, 200 वोल्ट। इसको कितनी चाहिए सही जलने के लिए, 200 वोल्ट। इसको कितनी चाहिए, 200। अगर इसको 200 वोल्ट मिलेगी तो ये 100 वॉट पे जलेगा, इसको 200 वोल्ट मिलेगी तो ये 50 वॉट पर जलेगा। लेकिन अगर हमने 200 की सप्लाई लगाई और इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो दोनों में से किसी को भी 200 वोल्ट नहीं मिली, क्योंकि वोल्टेज तो क्या हो गई, डिवाइड हो गई। क्लियर, आ गई बात समझ। अब इसी काम को हमने ऐसे किया, देख पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किसमें बेटा, ये बल्ब 1 और ये बल्ब 2। अब की बार इनको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब बता, 200, इसको कितनी मिल रही होगी, 200 वोल्ट, इसको भी कितनी मिल रही होगी, 200। ये कितनी रोशनी दे रहा होगा, 100 वॉट। ये कितनी दे रहा होगा, 50 वॉट। जो चाहते थे वो हो गया, ये खराब हो गया। क्या इसकी वोल्टेज बढ़ी, नहीं, अभी भी 200 ही। ठीक है, क्या कोई इसके खराब होने से इस पर फर्क पड़ा, नहीं। तो कनेक्शन घरों में हमेशा कैसे लगाए जाते हैं, पैरेलल। क्यों, दो कारण है। पहले कारण क्या बेटा, फर्स्ट कि एवरी इक्विपमेंट गॉट इट्स ऑपरेटिंग वोल्टेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ऑपरेटिंग वोल्टेज जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। क्या हो जाती है, डिवाइड। ओके, दूसरी चीज, अगर एक बल्ब हमारा फ्यूज हो जाता है, एक इक्विपमेंट खराब हो जाता है, तो आगे के कनेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 10th क्लास में पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों नहीं लगाते। ओके, आ गई बात समझ में। इसीलिए घरों में हमेशा क्या करते हैं बेटा, पैरेलल। कुछ जगह कर लेते हैं सीरीज यूज, जैसे हमें कि भैया यहां से यहां ले जाना है, अब दूसरा वायर पैरेलल के लिए तो सोर्स से एक वायर लेके आना पड़ता है, तो फिर वो सीरीज कर देते हैं आप, तो वहां ये दिक्कत आती है। और सीरीज जहां मेनली यूज होता था वो थी दिवाली पे लगने वाली झालर में। ठीक है, ठीक है, ओके। उनमें पहले एक खराब होती, आगे खराब, आजकल उनमें भी
पूरा पैरेलल तो नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ को पैरेलल, कुछ कुछ को सीरीज कर देते हैं। 5-7 की सीरीज बनाते हैं, फिर 5-7 की सीरीज बनाते हैं, और उनको फिर आपस में क्या करते चलते हैं, पैरेलल करते चलते हैं। ठीक है, पूरा तो 100% पैरेलल नहीं होता। 100% पैरेलल तो सिर्फ उसमें होता है जो निवार वाली पट्टी आती है ना, जो। ठीक है, ओके। जो रोप लाइट आती है उसमें पूरा पैरेलल होता है। ठीक है, अंग्रेजी नहीं समझो, हिंदी नहीं समझो, रोप लाइट बोलूं तो नहीं समझो, ठीक है, निवार पट्टी बोलूं तो नहीं समझो, ठीक है। ठीक है, तो फिर लाके दिखाने के अलावा और कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, जो जो टिपिकल चाइनीज लाइट आती है, जिनको राइस लाइट बोलते हैं बेसिकली, वो उसमें सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता है। बहुत सारे मल्टीपल वायर्स होते हैं जिनमें लगी हुई होती है सारी चीजें। ठीक है, तो घरों में क्या यूज करेंगे, पैरेलल। कारण समझ में आ गया। चल अब आगे चल, टाइम हो गया, बहुत जल्दी नहीं हो गया आज। नहीं। चलो ठीक है, अब सुनो, देखो इधर ध्यान से, प्रियांश बेटा आप तो ये जो फीडबैक फॉर्म है ये मैं बता रहा हूँ कैसे भरना है। ठीक है, इधर ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहले अपना नाम वाम तो आपको नीचे लिखना है। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, देखो इधर ध्यान से, 3 टीचर्स का आप फीडबैक दोगे, तो तीनों टीचर्स के नाम लिख देना। ठीक है, फिर उसके बाद एक एक करके टॉपिक, जैसे पहले पंक्चुअलिटी इन दी क्लास। मान लो फिजिक्स के टीचर को आप बिलो एवरेज रखना चाहते हो, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, ठीक है, फिजिक्स। ठीक है, पी लिख देना। क्या लिख देना, पी। ओके। फिर मान लो आप जो है केमिस्ट्री के टीचर को इसी चीज में पंक्चुअलिटी के अंदर एक्सीलेंट देना चाहते हो, तो यहाँ सी लिख देना। ठीक है, मैथ्स के टीचर को अगर आप मान लो बीच में कहीं गुड पर रखना चाहते हो, तो एम लिख देना। ठीक है, ओके। तीनों टीचर्स के नाम आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है, ओके। उसके ब्रैकेट में पी, सी और एम लिख देना, वैसे हम समझ ही जाएंगे। क्या चीज, क्लास कंट्रोल में लिखा हुआ ना, टेंडेंसी ऑफ इनवाइटिंग ओपिनियन की, आपसे जो डिस्कशन करते हैं। ठीक है, क्या, एक एक करके पूछो, पहले एक देना। हाँ, एक्ट एज रोल मॉडल, मतलब जो है आपको ऐसा लगता है कि इनके जैसा बनना चाहिए, या इसके जैसा तो नहीं बनना। ठीक है, ओके। तो अगर इसके जैसा तो नहीं बनना, तो 1 नंबर दे देना। ठीक है, और इसके जैसा बनना चाहते हो तो थोड़ा सा। ठीक है, ओके। हाँ बोल अगला, सब्जेक्ट वाले में कौन सा बेटा, नंबर बोल। सब्जेक्ट, टॉट एंड कोर्स में बेसिकली पीसीएम या पीसीबी लिख दे। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ में। अरे क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चल,